गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। हम पढ़ रहे थे वसंत भाग 2 का पाठ 15, जिसका शीर्षक है नीलकंठ, और इसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। यह एक रेखा चित्र है जिसमें उन्होंने अपने प्रिय मोर के बारे में बताया है। एक तरह से रेखा चित्र हमारे सामने उपस्थित किया है अपने शब्दों से कि कैसे उन्हें एक मोर और मोरनी मिले और किस तरह से वह उसे अपने परिवार में लेकर आई, फिर किस तरह उसका विकास हुआ और छोटे बच्चे से किस तरह वे वयस्क मोर और मोरनी बने। उसके बाद उन्हें एक और मोरनी मिली जिसका नाम उन्होंने कुब्जा रखा, लेकिन उसकी किसी से भी मित्रता नहीं थी और राधा से भी वह चिढ़ती थी, तो राधा के भी अपनी चोंच से मार मार कर पंख और कलगी उसकी नोच डाली। लेकिन वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी और नीलकंठ उससे दूर रहता था। कोई और पशु पक्षी नीलकंठ के पास जाता तो वह यह भी नहीं चाहती थी। इस तरह से ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में नीलकंठ की प्रसन्नता खत्म हो गई। अब पढ़ेंगे इसके आगे। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिप गया। तो जिस तरह का वातावरण कुब्जा के आने से वहाँ हो गया था जाली घर में, तो उससे नीलकंठ अप्रसन्न रहने लगा, उदास रहने लगा और कई बार वह जाली के घर से भी निकलकर भाग गया। एक बार कई दिनों तक भूखा प्यासा आम की जो पेड़ था उसकी शाखाओं के बीच में छुपकर बैठा रहा। लेखिका को जब पता पड़ा, मालूम हुआ उसके बारे में, तो उसने बहुत पुचकार कर बहुत प्यार से उसे नीचे उतारा। इसी तरह एक बार वह छुपकर लेखिका की जो कमरे की खिड़की थी उसके शेड पर छिप गया था। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सबसे मेल हो जाएगा। तो लेखिका को देखकर अब भी जो नीलकंठ है वो अपने पंखों को मंडलाकार फैलाकर यानी गोल घेरा बनाकर खड़ा हो जाता था, लेकिन अब उसकी चाल में थकावट नज़र आने लगी थी, वो उदासी झलकने लगी थी और आंखों में भी एक शून्यता रहती थी। लेखिका की ये अनुभवहीनता रही कि उसने कुब्जा को उनके साथ रखा, जिससे राधा और नीलकंठ अलग हो गए और उसकी इसी अनुभवहीनता की वजह से और लेखिका का ये सोचना कि थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बिगड़ने लगा। लेखिका इस आशा में थी कि शायद थोड़े दिनों में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब आपस में मिलकर रहने लगेंगे। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। तो आखिर 3-4 महीने तक ऐसे ही चलने से एक दिन सवेरे जब लेखिका दाना डालने गई पशु पक्षियों को, तो नीलकंठ वैसे ही पूंछ और पंखों को फैलाए बैठा था जैसे वो खरगोश के बच्चों को पंखों में छुपाकर बैठता था जब वे लुका छिपी जैसा खेल खेलते थे, छुपम छुपाई का खेल खेलते थे। उस तरह से अपने पंखों को और पूंछ को फैलाकर बैठा हुआ था। लेकिन जब लेखिका ने पुकारने पर भी वह नहीं उठा तो उन्हें संदेह यानी शक हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का निशान मिला। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई, जहाँ गंगा की बीच धारा में उसे प्रवाहित किया गया। तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। तो जब लेखिका एक दिन 3-4 महीने बाद, कुब्जा के आने के 3-4 महीने बाद जब दाना डालने सवेरे गई, तो नीलकंठ इस तरह से बैठा हुआ था अपने पंखों को फैलाकर जैसे वो खरगोश के बच्चों को अपने पंखों में छुपाकर बैठता था। लेकिन जब लेखिका ने आवाज़ दी उसे, तब भी वह नहीं हिला, नहीं उठा
तो उन्हें कुछ शक हुआ और जब देखा तो नीलकंठ मर चुका था। क्यों मर गया, इसका उत्तर उन्हें कभी भी नहीं मिल सका, क्योंकि न तो नीलकंठ बीमार हुआ, न उसके शरीर पर कोई चोट का निशान मिला। यहाँ रंग बिरंगे फूलों के स्तबक लिखा गया है। स्तबक का मतलब होता है गुलदस्ता या फूलों का गुच्छा। तो उसका जो रंग बिरंगे फूलों के गुच्छे जैसा जो शरीर था, जिस पर कोई चोट का चिन्ह भी नहीं मिला, तो उसे लेकर अपने शॉल में लपेटकर संगम, जहाँ 3 नदियों मिलती हैं नदियाँ, वहाँ पर लेखिका उसे ले गई और गंगा के बीच धार में उसे ले जाकर प्रवाहित कर दिया, यानी कि उसके मृत शरीर को बहा दिया। तो उसके जो पंख थे वो गंगा के पानी में इस तरह से फैल गए कि जो बहाव था गंगा का, चौड़ा पार्ट जो था वो एक बड़े से मोर के रूप में लगने लगा। ऐसे लगने लगा कि गंगा का जो पानी है वो एक मोर बन चुका है और उसके जो पंख थे नीलकंठ के, उसके पंखों का प्रतिबिंब गंगा के पानी में उसकी लहरों में प्रतिबिंबित होकर परछाई बनकर ऐसे लग रहा था कि जैसे विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। गंगा का पानी भी इस प्रकार से लगने लगा, उसका पार्ट चौड़ा जो बहाव है वो भी एक विशाल मयूर में परिवर्तित हो गया हो। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। तो जब नीलकंठ मर गया और उसकी देह को गंगा में प्रवाहित कर दिया लेखिका ने, तो पीछे राधा की जो स्थिति थी उसके बारे में लेखिका कहती हैं कि नीलकंठ के रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही, बिना किसी चेष्टा के चुपचाप से एक कोने में बैठी रही, क्योंकि कई बार नीलकंठ भागकर गया था और फिर लौट आया था। तो उसे अब भी यही लगता था राधा को कि वह फिर से लौट आएगा, इसलिए वह दृष्टि द्वार की तरफ लगाए, यानी कि द्वार को ही देखती रहती दिन भर, इसी प्रतीक्षा के भाव में कि नीलकंठ एक दिन वापस लौट आएगा। इसी प्रतीक्षा में वह द्वार पर दृष्टि लगाए बैठी रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की, लेकिन जो कुब्जा थी, जो दूसरी मोरनी थी, उसने शोर शराबे के साथ चिल्ला चिल्लाकर नीलकंठ की खोज शुरू कर दी, ढूंढना शुरू कर दिया उसे। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचरार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। तो पहले जैसे नीलकंठ छुप जाता था, पेड़ों के बीच में छुपकर बैठ जाता था, तो कुब्जा को लगता था कि अभी भी वह वहीं कहीं बैठा हुआ है। तो जैसे जब भी उसे दरवाज़ा खुला मिलता था जाली का, वो बाहर निकल जाती और जो पेड़ थे आसपास, आम, अशोक और कचनार की, उनकी शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। तो जो कुब्जा थी वह नीलकंठ को ढूंढने के लिए शोर शराबे के साथ चारों ओर उसे ढूंढने लगी। इसी तरह एक बार जाली का दरवाज़ा खुला रहने पर वह आम के पेड़ पर उसे ढूंढ रही थी। जब वह नीचे उतरी तो लेखिका की एक कुत्ती, जिस अल्सेशन किस्म की, जिसका नाम कजली था, वह सामने दिख गई और उसका जो स्वभाव था वो सबसे लड़ती रहती थी। तो उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया, यानी चोंच मारी उस पर भी। लेकिन जो कजली थी उसे भी गुस्सा आ गया और उसने कुब्जा की गर्दन को अपने दांतों में पकड़ लिया और उसके दांत लगने की वजह से जो कुब्जा थी उसकी मृत्यु हो गई। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। तो कलह, कोलाहल, जो शोर शराबा जो करती थी, लड़ती रहती थी सबसे, द्वेष यानी कि जिस तरह से वो राधा से द्वेष रखती थी और नीलकंठ से प्रेम करती थी, तो इस प्रकार जो इस तरह के भावों से भरा हुआ उसका जीवन था वो बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विषमता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। तो लेखिका कहती है कि इन पक्षियों ने राधा, नीलकंठ और कुब्जा की जो प्रकृति थी उसकी विभिन्नता, उनकी अलग अलग जो प्रकृति थी उसके बारे में जो परिचय दिया वो विशेष महत्व रखता है मेरे लिए।
राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक के डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो कुब्जा का जब अंत हो गया तो केवल राधा बची। उसके बारे में लेखिका कहती है कि वह प्रतीक्षा में दुकेली है, जो कि अकेली नहीं है। दुकेली का मतलब होता है अकेली ना होना। दुकेली का अर्थ है कि अकेले ना होना, और किसकी प्रतीक्षा में? नीलकंठ की प्रतीक्षा में वह अकेली नहीं है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, मेघाच्छन्न का मतलब है भर जाता है, तो बादल, आषाढ़ के महीने में जब आकाश बादलों से भर जाता है तब वह अपने कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक के डाल पर बैठकर अपनी केका यानी अपनी आवाज़ से धीरे धीरे तेज से तेज करते हुए नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो ये था पाठ नीलकंठ, जो कि एक रेखा चित्र है।